नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ज़रूरी है मैं आज हम राजनीतिक चर्चा नहीं, न किसी नेता की बात करेंगे और न ही हम किसी कोरोना की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने बिहार की। आखिर हमारा बिहार दुनिया के हर किताबों में, जिसे धर्म ग्रंथ कहा जाता है, वहाँ अपनी छाप छोड़ रहा है। लोग दुनिया भर में हमारे सभ्यता, संस्कृति और हमारे द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, उस पर सोच चल रहा है और उस पर अमल भी कर रहे हैं, जिससे उनमें समृद्धि आ रही है। दुनिया भर में बिहार के लोग अपनी धाक और धमक से उस देश और राज्य का विकास कर रहे हैं। बिहार की गौरवशाली इतिहास के बाद भी बिहार लाचार क्यों है? जिस राज्य ने भगवान से लेकर के मानव तक को भगवान बना दिया, उस राज्य का इतना ज़्यादा आज फटेहाल क्यों है? बिहार में खुशहाली के लिए माँ गंगा, यमुना, पुनपुन, सोन सहित उत्तर बिहार के दर्जन भर नदियाँ किसी वरदान के समान हैं, पर इन्हीं नदियों को हम समायोजित नहीं कर रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हम इसके दंश से हमेशा 6 महीने तक आक्रांत रहते हैं। हमारे यहाँ क्या नहीं है? शक्तिपीठ नहीं है, पटन देवी नहीं है, पहाड़ नहीं है, झरने नहीं हैं, श्री राम का यहाँ आगमन नहीं हुआ है, कि यहाँ पर विष्णु के पद चिन्हों की छाप नहीं है। क्या नहीं है हमारे बिहार में? हमारे बिहार को कहा जाता था कि अपने वैभवशाली शैक्षणिक साम्राज्य का एक जीता जागता उदाहरण था। इतिहास के सामने अंग्रेज भी नतमस्तक होते थे। विजय यात्रा पर निकले सिकंदर को इसी बिहार की भूमि से चाणक्य ने मजबूर कर दिया था बैरंग वापस लौटने के लिए। हमारे यहाँ लगातार आज़ादी की लड़ाई में राम प्रसाद सुख, यदुनंदन शर्मा जैसे व्यक्तित्व शौर्य से हमारे यहाँ कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आज़ादी में हमने दिया। भारत का एक बड़ा विशाल साम्राज्य रहा है, संस्कृति रही है, सभी धर्म यहाँ फले फूले हैं और सभी धर्मों को यहाँ अवसर मिला है। हमारी समृद्ध इतिहास बहुत कुछ कहती है। हम इतने समृद्ध, इतने बड़े थे कि लगातार हमने कहीं न कहीं अपने ही अंग, अपने ही हिस्सों को अलग किया। हमसे झारखंड अलग हुआ, हमारा भाई हमसे अलग हो गया, हम कमज़ोर हुए, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। हम अलग अलग राज्यों में जाकर के वहाँ के समृद्धि की गाथा लिखते हैं। हमारे यहाँ 243 विधानसभा है, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। इन सब के बाद 38 जिले हैं, जबकि प्रशासनिक जिलों का स्वरूप हमारे यहाँ 43 है। 101 अनुमंडल के साथ 9 कमिश्नरी में हम अपने राज्य को अलग अलग तरह से समृद्ध करने की बातें करते हैं। हमारे यहाँ प्रखंडों की संख्या 534 है, जबकि हमारे यहाँ पंचायत को सबसे पहली राजनीतिक पाठशाला माना जाता है, जिसकी संख्या 8000 से भी ज़्यादा है। राजस्व ग्राम हमारे यहाँ 45,000 से भी ज़्यादा है। इसके साथ ही शासन सुशासन के लिए थानों की संख्या हमारे यहाँ 1616 है, जिसमें सिविल थाने 813 और अन्य 853 के आसपास है। पुलिस स्टेशन भी हमारे यहाँ बहुत ही मजबूती से बनाए गए हैं। इसके साथ हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था के लिए सिविल कोर्ट भी 40 हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद हम दुनिया में अपना नाम करते हैं, उसके बावजूद भी हम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं? गौरवशाली इतिहास का ज्ञान देते हैं कि गरीब अपनी माँ को नहीं छोड़ते। बाप के निःशक्त होने पर हमारे यहाँ के बच्चे उनसे मुंह नहीं मोड़ते। आज भी हम वसुधैव कुटुंबकम के बातों को लेकर के अपने साथ चलते हैं। हम अपने समृद्ध इतिहास की गाथा गाते हैं। बिहार हमेशा भाईचारे की बात करता है और हर बिहारी को अपने इस समृद्ध संस्कृति और सभ्यता पर गर्व होता है। हमारे पास मजबूत संकल्प हैं और उस संकल्प से हम अपने श्रम को शक्ति में बदलते हैं। इस संकल्प को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। इन सब में जिस तरह से हमने अपने बिहार को समृद्ध करने, बनाने और इसे आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके बावजूद भी आज हमारे लोग, हमारे भाई इतने मजबूर क्यों हैं? क्यों हम
दुनिया में पिछड़ते जा रहे हैं? क्यों हमारे पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि हम अपने लोगों को आखिर आश्रय दे सकें, रोजगार दे सकें? लगातार बातें होती हैं कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कौन शामिल है, मुख्यमंत्री के आपाधापी है और सत्ता में शामिल होने और काबिज होने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जनता फैसला कुछ और करती है और फैसला बदल कहीं और जाता है। जो कल तक दुश्मन होता है राजनीति में, वही दोस्त बन जाता है और जनता ठगी हुई सिर्फ मुंह ताकने को मजबूर हो जाती है। बिहार की चिंता करने वाले की कमी नहीं है, पर जिन्हें चिंता करनी चाहिए वो खुद कुर्सी की चिंता में इतना ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि उन्हें और किसी भी बात की चिंता नहीं होती। ऐसे में चिंतन करने वाले हर एक महानुभाव को हम निश्चित रूप से धन्यवाद देते हैं कि उन्हें बिहार की चिंता है। अभी जो कोरोना संकट आया है, उस संकट ने बहुत कुछ खोल के रख दिया है बिहार की स्थिति। और हम बिहार की स्थिति पर बहुत ज़रूरी है, बार बार क्यों आपसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि यदि आम जनता, हमने आपको बताया कि हमारी संख्या 12.5 करोड़ से ज़्यादा है। क्या 12.5 करोड़ लोग इन 300-350 लोगों के पर अपनी छाप नहीं छोड़ सकते? इन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि बिहार में बदलाव हो? चिंतन करने वाले महानुभावों की बात करें तो आपको कुछ तथ्य बताएंगे, जिस तथ्य को सुन करके आप भी शर्मसार हो जाएंगे। जिस बिहार की इतनी समृद्ध विरासत है, उस बिहार की जड़ खोदकर जमीन की उर्वरा क्षमता को सरेआम नंगा कर दिया गया। कोरोना ने पूरी तरह से बिहार और बिहार की सरकार को नंगा कर दिया है। बेरोजगारी की खेती और जातिवाद की जहरीली फसल यहाँ उगाई जाती है और उसी की उपज होती है, जिसकी अब सीधे सीधे तौर पे आप कह सकते हैं पूरी देश और दुनिया में इसकी अब चर्चा होने लगी है। ऐसी ये फसल है कि जिस फसल को कोई अपने घर नहीं ले जाना चाहता है। सभी आनाकानी करते हैं, कोई भी इस फसल को अपने घर नहीं ले जाए। कोई किसानी कोई भी करना नहीं चाहता है। अब क्यों नहीं करना चाहता है? आप समझ ही रहे हैं कि जिस जमीन पर भूख की और जातिवाद की फसल उगे, वहाँ कौन किसानी करना चाहेगा और कौन ये फसल काट कर अपने घर ले जाना चाहेगा। बिहार में इसी तरह की खेती का चलन शुरू हो चुका है, जिसने बीमार, लाचार और बेरोजगार कर दिया है और इस फसल को कोई भी काटना नहीं चाहता है, न ही कोई इस फसल को अपने पास रखना चाहता है। एक बात है, भले हमारे राज्य में खेती हो, खेत हो, पानी का प्रचुर मात्रा हो, परिश्रम करने वाले श्रमिक हों, पर हमने अपनी छवि परिश्रम करने वाले इस मजदूरों की सप्लाई यानी श्रमिक सप्लाई के रूप में स्थापित कर लिया है। हम अपने लोगों को अपने यहाँ रोजगार नहीं देते हैं, अपने लोगों से अपने राज्य की समृद्धि की कामना नहीं करते हैं, कल्पना नहीं करते हैं, सोच नहीं रखते हैं, बल्कि हम अपने यहाँ के लोगों को श्रम सप्लाई करके और अलग अलग राज्यों के समृद्धि में योगदान करवाते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि आने वालों की चिंता कम थी और भेजने वाले मात्र 222 ही रहे हों, लेकिन हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री को बड़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ से मजदूर अब जाने लगे हैं। किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता क्या है? आप सभी जानते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। यह हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, बहुत सारे लोग इसमें सरकारी स्कूल में नहीं गए होंगे। हम उनके लिए कह रहे हैं कि यदि कभी आपको अपने जीवन का कोई सच्चा अनुभव, कड़वा अनुभव करना हो तो आप सरकारी स्कूल में एक बार जा करके जरूर देख लें। अपने बच्चों को भले ही 1 महीने के लिए हो, लेकिन भेज करके जरूर देख लें। आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से हमारी व्यवस्था चरमराई हुई है और हम कागजों पे बिहार को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। हमारी समृद्ध इतिहास, हमारे समृद्ध विरासत कहाँ गए। आज भले ही 15 साल बनाम 15 साल की चर्चा हो रही हो, इसके अलावे 1912 से आज़ादी के बाद से जब यहाँ कांग्रेस ने शासन किया, 1990 के दशक की बात अगर करते हैं तो आपको सब कुछ अंदाजा हो जाता है कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन लगातार होते रहे हैं, लेकिन बिहार का भविष्य कभी परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी हमारे यहाँ शिक्षा के नाम पर जो दुनिया से लोग हमारे यहाँ आते थे, आज हम खुद यहाँ की पूंजी, यहाँ का धन दूसरे राज्यों में ले जा करके और शिक्षा के लिए खर्च करते हैं। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। इसके अलावे
दुर्भाग्य की बात ये भी है कि जब हमारे समाज को आवश्यकता पड़ती है तो हम इस आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाते हैं। सरकार ने कोरोना संक्रमण के बाद लौटे लोगों को लेकर के बहुत सारी बातें की है। कहना यह है कि इन लोगों को अब हम रोजगार देंगे, पर क्या हमारे पास साधन हैं? अगर साधन होते तो 15 साल लालू और 15 साल नीतीश, इस बीच में कुछ समय तक जीतन राम मांझी भी रहे हैं। रामविलास पासवान लगातार केंद्र में सत्ता में रहे हैं। जब से वो राजनीति कर रहे हैं तब से लगातार, चाहे सरकार किसी की भी दल की रही हो, किसी गठबंधन की रही हो, लेकिन रामविलास पासवान जरूर रहे हैं। आज भी उनके परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य इस राजनीति का सुख भोग रहे हैं, दलित होने का वो फायदा उठा रहे हैं। और बातें कितनी करने के बाद भी दलितों का क्या उत्थान, उन्होंने क्या उद्धार किया, ये अब कागज पे नहीं जमीन पे आपको देखना पड़ेगा। इन सब के बावजूद हम चर्चाएं करते हैं कि आने वाले 2020 के चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी बात होगी, कौन आगे बढ़ेगा, पर इस बात की चर्चा कोई नहीं करता कि बिहार में रोजगार कैसे देंगे, बिहार में शिक्षा की स्थिति कैसे सुधरेगी। अभी भी आपने देखा होगा कि किस तरह से एक ही गठबंधन में रह करके, एक ही सरकार में शामिल होकर के रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बिहार सरकार को झारखंड से भी गया गुजरा मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि झारखंड सरकार अपने लोगों को राशन और राहत बांटने में पूरी तरह से आगे है, जबकि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है? ये बातें तो आपस में करके, और अगर नहीं होता है तो खुद उन्हें बिहार में कैंप करके और बिहार के लोगों को राशन बंटवाना चाहिए था। अगर वो सोचते थे कि ये हमारा परिवार है बिहार, तो निश्चित रूप से उन्हें, जबकि 4-4 उनके परिवार के लोग इस राजनीति का सुख भोग रहे हैं, उन्हें बिहार में बैठ करके और बिहार सरकार को मजबूर करके ये राहत और राशन बंटवाना चाहिए था। जहां लोग भूख प्यास से बिलख रहे हैं, कोरोना से ज़्यादा भूख से और अन्य कारणों से मौत हो रही है, इस बात का कौन संज्ञान लेगा और कौन इसको आगे बढ़ाएगा? लगातार सत्ता में रहने के बाद नीतीश कुमार जो कुछ भी कर रहे हैं, पर विकास पुरुष का जो उनका तगमा था, वो तगमा कोरोना ने कहीं ना कहीं उनसे छीन लिया है। इतना विकास हुआ है कि रोजगार के लिए लोग हमारे यहाँ प्रयास करते हैं। ये नीतीश कुमार को जरूर सुनना चाहिए और उनके लोगों को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। उनके जो दरबारी हैं या फिर उन्हें जो राय मशवरा देने वाले हैं, उनके मंत्री हैं, वो जरूर इन बातों को संज्ञान में ले और ध्यान में ले। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि प्रवास करने के लिए मजबूर हो जब रोटी के लिए बिहारी, तो ये विकास का कैसा खाका है? इस विकास पर किसी को विकास पुरुष की तगमा दिया जा सकता है? शिक्षा के लिए प्रवास करते हैं, क्या ये शिक्षा के उन्नत स्थिति है जिस पर हम पीठ ठोकते हैं? स्वास्थ्य के लिए प्रवास करते हैं, मानो प्रवासी बिहारी का पर्याय बन गया है और ये प्रवास लगातार हो रहा है। प्रतिक्रिया एवं सुझाव आपसे जरूर हम चाहेंगे। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, जो आदेश आपको और ज़्यादा चौंका देगा। आपको याद होगा कि जब प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की बात चल रही थी तो उस समय बिहार की सरकार ने कहा था कि हम पैसा देने में सक्षम नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है। इस पर एक बयान आया था, जबकि टिकट कटा कर लोग अपने पैसे से आ रहे थे, तो सरकार ने अचानक से कहा कि हम इन लोगों को पैसा वापस करेंगे। अभी भी आप देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि लगातार सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार को हमने पैसा दिया है, तब वहाँ से कोटा से बच्चों को हमारे जो पढ़ने गए थे वो भेजते हैं। इस बात की उन्हें दुख नहीं होता है कि कोटा में आखिर क्यों हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, हम बिहार में वैसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हैं, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। पर इस बात की वो ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने पैसा लिया, जबकि अपने लोगों को लाने के लिए इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम नहीं ला सकते हैं इन लोगों को। उसके बाद केंद्र सरकार ने एक घोषणा किया कि 85% केंद्र सरकार ये पैसा देगी और 15% राज्यों को अनुदान देना है। इसके बाद कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि संविधान में यह अधिकार है कि जब सत्ता अपना कार्य नहीं करे और आम जनता को तकलीफ होने लगे तो न्यायालय को खुद से संज्ञान लेकर आम जनता के हित में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कौन PIL दाखिल करता है या नहीं करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश राज्य सरकारों को दिया गया कि मजदूरों का किराया राज्य की सरकारें देंगी। जहां से मजदूर चल रहे हैं वहां की सरकार मजदूरों को खाना देगी। मजदूरों से रेल और बस का भाड़ा नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकारें मजदूरों का इंतजाम करें। आपको बता दें कि इसके बाद जो आदेश आए हैं, उस आदेश ने कहीं ना कहीं
राज्य और केंद्र दोनों की कलई को खोल दिया है। 20 लाख करोड़ को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि 20 लाख करोड़ मोदी जी ने दिया है कोरोना से उबरने के लिए। किसे दिया है, क्या दिया है, इसकी भले ही 5 बार वित्त मंत्री ने बैठ करके और सभाएं की हो, प्रेस नोट जारी किया हो, इसको बताने का प्रयास किया हो, लेकिन राज्य की सरकार को भी ये पता नहीं है, राज्य के सरकार के मंत्रियों को पता नहीं है कि बिहार को क्या मिला है। अब इसके लिए केंद्र सरकार के जो बिहार से जुड़े हुए मंत्री हैं, नेता हैं, या फिर उन भाजपा के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अब जनता को अलग अलग जा करके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले ये बताएंगे कि 20 लाख करोड़ में आपका हिस्सा कितना है। चुनाव है भाई, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, पर क्या चुनाव ऐसे जीता जा सकता है? कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव जितवाएगा, ये एक अलग मुद्दा हो जाता है। चुनाव जीतना और जितवाना जनता के हाथ में है, पर जनता कहीं ना कहीं इन लोगों के इस लल्लो चप्पो की बातों में फंस जा रही है, और फंसने के बाद वो भूल जाती है कि किस तरह से इस राजनेताओं ने जनादेश का अपमान किया है। जिन लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि वो उनकी रक्षा, सुरक्षा, उनके जीवन मरण का ध्यान रखेंगे, वही लोग आज उन्हें अलग अलग दंश झेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भूख इतनी बड़ी हो गई है कि उससे बड़ी कोई बीमारी, कोई महामारी नहीं हो सकती है। आप खुद बिहार के नागरिक हैं, भले ही आप संपन्न हो, भले ही आप मिडिल फैमिली में हो, आपके घर में सभी कुछ उपलब्ध हो, पर कहीं ना कहीं इस कोरोना संकट के दौरान आपने भी जब लॉकडाउन में फंसे होंगे तो कोई ना कोई समस्या जरूर झेला होगा, और इस समस्या के पीछे कौन है, किसके कारण ये समस्याएं आप तक पहुंच पाई, ये बात भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आने वाला 2020 का चुनाव इस राज्य के लिए तो निर्णायक होगा ही, इस देश के लिए भी बहुत बड़ा निर्णायक होने जा रहा है। सभी अपने अपने हिस्से का चुनाव तैयारी कर रहे हैं, और इस चुनाव तैयारी में अब तक जनता ने क्या तैयारी की है किसी को पता नहीं है। जनता क्या करेगी, जनता किसे वोट देगी? एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि विपक्ष इस बार मजबूत है और नीतीश कुमार को सत्ता से पदच्युत करने का जनता ने मन बना लिया है, वहीं जनता जो लौट करके आई है उसे ये नहीं पता चल रहा है कि किसे वो वोट दे। क्या उस विपक्ष को वोट दे जिस विपक्ष ने इस कठिन समय में सरकार को मजबूर करने का काम नहीं किया है? जनता के सवालों को लेकर के अभी तक, जबकि अन्य सवालों को लेकर के विपक्ष हमलावर हो रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि विपक्ष में भी एकता नहीं है, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उन्होंने बिहार को अपने छोटे से कार्यकाल में बदलने का बहुत बड़ा काम किया था, और उनका कहना है कि हमने बिहार को बदल दिया था, हम बदल देते बिहार को, पर नीतीश कुमार ने हमें मौका नहीं दिया। उसी नीतीश कुमार के साथ आज उनका बहुत बढ़िया संबंध है, बेहतर संबंध है। आज वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। उस भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का उन्हें अनुभव प्राप्त है। जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो उन्होंने भाजपा के शरण में जाने का मन बना लिया था। आज वही तेजस्वी यादव पर प्रश्न खड़े करते हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ यादवों की हत्या होती है तो आगे आते हैं, बाकी लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। इन सब बातों को लेकर के भी जबरदस्त ढंग से राजनीति चल रही है और चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं के बीच में आप कहाँ हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आम जनता इस विषय पर जरूर अपनी बातें रखें, क्योंकि आपकी बातों से ही बहुत कुछ बदलेगा और लोगों तक बात जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे, पर जिस चैनल पर आपकी बात की जा रही हो उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, तभी इस बिहार का कल्याण और भला हो सकता है। चर्चाएं बहुत जरूरी हैं, बहस बहुत जरूरी है, और इस बहस में हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप यदि किसी तरह से शामिल होना चाहते हैं तो आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी बातें रखिए और इस बिहार को समृद्धि की तरफ, अपने गौरवशाली अतीत के तरफ एक बार फिर से लेकर के जाएं, जिससे कि बिहार इस देश का गौरव बन सके और इस देश को दुनिया का गौरव बना सके। फिर मिलेंगे किसी मोड़ पे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत और आप देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।